नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीटेट एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होने वाली है। अभी तक कोई सी अपडेट नहीं आई है जिससे पता चल सके कि 5 तारीख को या फिर 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगी, तो आपको मानकर चलना है कि 5 जुलाई को ही एग्ज़ाम होगी। यदि इसकी डेट चेंज होती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी और उसके बारे में हम पहले ही आपको बता देंगे। तो अभी आपको मानकर चलना है कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाली है। उसी के दृष्टिकोण से दोस्तों यहाँ पर आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाई जाएंगे, जिससे कि आप आपका आकलन कर सकें कि अभी तक आपने जो बाल विकास पढ़ा है वो किस तरीके से पढ़ा है, उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, पूरा देखिएगा। अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं? यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, या फिर राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्ति बुद्धि है। यहाँ विकल्प या फिर यहाँ बुद्धि की परिभाषा नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही विकल्प दोस्तों बुद्धि की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है। यहाँ कथन किसका है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ कथन के बारे में आपको बताना है किसका है। रे बर्न का है, डमविल का है, रास का है या फिर मैकडूगल का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ कथन रे बर्न का है। याद रखिएगा, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है, यहाँ कथन रे बर्न का है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? यहाँ पर आपको चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि आप किसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृह कार्य देंगे, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? आप क्या विचार देंगे दोस्तों? आप उस छात्र के विषय पर विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है या फिर उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, आप उस छात्र के विषय में इस बात पर विचार देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, से तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसका क्या तात्पर्य है? जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमता के विकास का घोतक है, या फिर जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं के योग का प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसका तात्पर्य होता है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है क्या उपाय करेंगे। एक पिछड़ा छात्र है जिसमें अधिगम या फिर सीखने की गति को आप तीव्र करना चाहते हैं जिससे कि जो सामान्य छात्र होते हैं वो उसकी श्रेणी में आ सके। आप इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताओगे कि आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, उसके माता पिता से उसकी शिकायत करेंगे, उसको पूरी कक्षा में समकक्ष दंडित करेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, ये आप उपाय अपनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, इसलिए बालक की उद्दीपक अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है या फिर बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है क्या अपनाना चाहिए दोस्तों अपनी शिक्षण प्रक्रिया में। एक शिक्षक को या फिर एक अध्यापक को कठोरता, लचीलापन, ना कठोरता ना ही लचीलापन या फिर कठोरता व लचीलापन दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लचीलापन। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में लचीलापन को अपनाना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्ष में बैठाने की निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी कक्षा है जिसमें कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त है तो कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त है और बाकी के जो बच्चे हैं वो सामान्य हैं। अब आपको बताना है कि जो कक्ष है आपकी उसमें जो बैठाने की निम्न प्रक्रिया होती है उसमें कौन से जो चार विकल्प हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी। बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए, शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए, मानसिक रूप से निशक्त बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए या फिर सामान्य बच्चों को सबसे आगे बिठाया जाए। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक व्यवस्था उपयुक्त होगी बच्चों के लिए वो होगी कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था। यहाँ पर आपको प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में बताना है कि इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, थॉमसन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या फिर बीने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा थॉमसन। और भी दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत हैं तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में बताऊँगा। यहाँ पर एक फोटो आएगी साइड में, उसमें आप पुश करके सारे सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ सिद्धांत मैं आपको बता देता हूँ। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो अल्फ्रेड बीने ने किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो याद रखिएगा ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। समूह कारक सिद्धांत की बात करिए तो ये थ्रस्टन द्वारा दिया गया, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ये थॉमसन द्वारा दिया गया और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो याद रखिएगा ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बर्ट द्वारा दिया गया था, बर्ट तथा वर्नन के द्वारा दिया गया था बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, ये ब्लूम द्वारा दिया गया था, यहाँ अमेरिका के वैज्ञानिक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। बुद्धि का क तथा बुद्धि का ख जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था तो याद रखिएगा ये हेब द्वारा दिया गया था। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो यह सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे।
तरल ठोस या फिर धारा प्रवाह सिद्धांत, इसके जो प्रवर्तक है वो आरबी केटल है। और बहुबुद्धि सिद्धांत के जो प्रतिपादक किया था, बहुबुद्धि सिद्धांत का वो किया था गार्डन द्वारा, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक। ये 14 दोस्तों मैंने बुद्धि के सिद्धांत आपको बताए और 14 के 14 ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो इन सभी को आपको अच्छे से रट लेना है। यहाँ पर आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो पोस्ट कर लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से इन सभी को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या फिर बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा छात्र या फिर बी ग्रेड के अंतर्गत के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर 90 से 100%, 56 से 74, 75 से 89 या फिर 35 से 55। तो यहाँ पर बी ग्रेड या फिर बहुत अच्छा की बात हो रही। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 56% से लगाकर 74% के जो बच्चे होते हैं या फिर छात्र होते हैं, इनको बहुत अच्छा या फिर बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, या फिर मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, उसके दौरान जो शिक्षक होते हैं उनको काफ़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस दौरान शिक्षकों को चारों विकल्पों में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, या फिर बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना का कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है। आपको इसका कारण बताना है कि आपकी एक कक्षा है जिसमें आप पढ़ाते समय काफ़ी मेहनत करते या फिर काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी जो आपकी कक्षा है दोस्तों उसमें काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं आपको दिखाई देती है। इसका कारण आपको बताना है क्या हो सकता है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं, आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नताएं दिखाई देती है। इसका कारण है कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये इसका कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी। मीरा एक पिछड़ी बालिका है, मीरा एक सृजनशील बालिका है, मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, या फिर मीरा को खेलना पसंद है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मीरा एक सृजनशील बालिका है, इसलिए वहाँ विद्यालय में जो होने वाली प्रत्येक क्रिया है उसके विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है, क्योंकि मीरा एक सृजनशील बालिका है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप एक कक्षा के शिक्षक हैं और आपकी कक्षा का एक छात्र है मोहन जो बोलते समय हकलाता है, तो आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या फिर विशेष शब्दों के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप आवश्यक कदम उठाएंगे उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु, वो उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे। ये आप आवश्यक कदम उठाएंगे उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे। यहाँ पर चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि आप क्या उपाय अपनाएंगे कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे, अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे और अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बालक की समस्या के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। यहाँ पर आपको कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि बताना है किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए। प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि या फिर व्यक्तिक इतिहास विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा परीक्षण विधि। किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए जो सबसे कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है वो परीक्षण विधि है। यहाँ पर याद रखिएगा तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता को, शिक्षक का कौशल को, विद्यालय की व्यवस्था को या फिर बालक की आर्थिक स्थिति को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व व्यक्तिक विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम रिक्तस्थान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि ये जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है अधिगम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वहाँ होता है वो तार्किक चिंतन होता है, प्रत्यात्मक चिंतन होता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है या फिर कल्पनात्मक चिंतन होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वो प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। यहाँ पर आपकी भूमिका आपको बताना है। आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण के प्रति, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका बच्चों का बौद्धिक विकास करने में है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया। यहाँ पर आपको बताना है जो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे द्वारा कौन सी विधि को अपनाया। जीन पियाजे द्वारा साक्षात्कार विधि को, तार्किक विधि को, जांच पड़ताल विधि को या फिर इन सभी विधियों को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने साक्षात्कार विधि को अपनाया था। कौन सी विधि को अपनाया था? साक्षात्कार विधि को अपनाया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। यहाँ पर आपको बताना है इस तरह की जो प्रबल भावनाएं हैं वो विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किशोरावस्था की ओर इंगित करती है। कौन सी अवस्था की ओर इंगित करती है? किशोरावस्था की ओर इंगित करती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित या फिर धर्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम उसे भाषा विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा की। याद रखिएगा भाषा विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। यहाँ पर अच्छे शिक्षक का उद्देश्य बताना है आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से। कौन सा होगा? सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्यों नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना, या फिर सभी धर्म व जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अच्छे शिक्षक का उद्देश्य जीवन के नए मूल्यों नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, या फिर वातावरण के अनुकूल। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? यहाँ पर आपको प्रथम चरण बताना है कहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का। दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। तो यहाँ पर प्रथम चरण के बारे में बात हो रही है नैतिक विकास का कहलबर्ग के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता, ये कहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा सा को वाच पढ़ता है, वहाँ ग्रस्त है, वहाँ किससे ग्रस्त है? दोस्तों सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वहाँ किससे ग्रस्त है या फिर वहाँ कौन से विकार से ग्रस्त है? डिस्कैल्कुलिया से, अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, या फिर अग्रेफिया से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है और वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यहाँ पर आपको बताना है कि आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, साथ ही साथ वे पढ़ने में भी कमज़ोर हैं, और वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता और आगे बैठना चाहते हो, उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखित सामग्री देख सके, या फिर उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे कि वे श्यामपट्ट पर लिखित सामग्री देख सके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, या फिर पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इसलिए शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर सभी ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।